हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। ये आपका पेपर 4 है, फ्रीडम मूवमेंट इन यूपी विद स्पेशल रेफरेंस टू कानपुर। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप लोग को जब कमेंट आते हैं कि मैम आप नहीं प्रोवाइड कराएंगी या लेट प्रोवाइड कराती हैं, क्यों कराती हैं, तो सच यकीन मानिए दोस्तों, मैं कल पूरे दिन मैंने इसको लिखा। कंटेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट पहले मैं नोट डाउन करती हूँ, उसके बाद मैं इसको टाइप करती हूँ। हिंदी टाइपिंग में टाइम लग जाता है और जैसे ही टाइपिंग खत्म होती है मैं तुरंत रिकॉर्ड करने बैठ जाती हूँ। अभी टाइपिंग थोड़ी देर पहले ख़त्म हुई तो मैं तुरंत रिकॉर्ड कर रही हूँ। और दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपने इसमें यूनिट 3 और 4 देखी होगी, जिसमें लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश विधानमंडल का इतिहास और उत्तर प्रदेश के वैकल्पिक जिलों का अध्ययन। तो मैंने एक एक पॉइंट इसमें लिया हुआ है, क्योंकि जो आपका टूरिज्म का पेपर था उसमें आप लोग ने बताया कि उसमें टूरिज्म से ज़्यादा आया था। और जो प्रीवियस के क्वेश्चन है उन पेपर में ऐसा बिल्कुल नहीं था, उसमें उसमें कम क्वेश्चन देते थे। इस बार मैंने इसलिए एक एक टॉपिक के सब क्वेश्चंस बनाए। प्रीवियस पेपर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसमें विधानमंडल से और वैकल्पिक जिलों से एक भी क्वेश्चन नहीं था, लेकिन मुझे लगा क्या पता इस बार दे दे। और आप पढ़ेंगे उस प्रीवियस ईयर पेपर को तो उसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश का पेपर का नाम क्या है, फ्रीडम मूवमेंट इन यूपी, लेकिन उन्होंने पूरी मॉडर्न हिस्ट्री से उसमें आंदोलन दिए हैं, इसलिए मैंने पूरा अच्छे से इसमें कवर किया है। आप ये यकीन मान के वीडियो देखा करिए कि मैंने पूरी जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो इसमें लगाए। अगर आप इस वीडियो को, थ्योरी पार्ट है पहले 40 मिनट का चलेगा, उसके बाद MCQs का 1 घंटे बाद वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो पहले आप ये थ्योरी पार्ट ज़रूर कंप्लीट करिए, क्योंकि आप ये माने कि जब आप इसको करेंगे ना तभी आपका 40 से 50% आपका कवर हो जाएगा। थ्योरी मैंने फैक्ट में चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगी। उसके बाद ही MCQs पे जाइएगा। दोनों वीडियो देखिए, कल आप 100% पेपर बहुत अच्छा करके आएंगे। 60 से 70% तो पेपर आपका बहुत अच्छा होगा। आप इसको पढ़ें तो वहाँ पे आप अच्छे से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे। और दोस्तों, सबसे पहली बात, मुझे पता है कल आपको जो कमेंट आएगा वो यही आएगा, पेपर बहुत अच्छा हुआ। तो आपको सबसे पहले कहा 3 वीडियो देखने हैं। ये थ्योरी पार्ट बहुत ज़रूरी है, उसके बाद MCQs पे जाइएगा, क्योंकि क्या पता जो इसमें फैक्ट हो वो MCQs में ना हो। और एक वो प्रीवियस ईयर का पेपर, आपको 3 चीज़ें पढ़नी है। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें आपका यूनिट 1, 2, 3 सबको मैंने एक एक पॉइंट का एक एक क्वेश्चन बनाया, बहुत ही अच्छे से बनाया। चलिए बनाते हैं। सबसे पहला 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को हुआ था। कहाँ से स्टार्ट हुआ था दोस्तों? ये मेरठ से हुआ था और 10 मई 1857 को। चर्बी वाले कारतूसों की शुरुआत 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। क्वेश्चन क्या आता है? 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस। फिर मंगल पांडे 1857 के विद्रोह में प्रथम शहीद थे। प्रथम शहीद कौन था? मंगल पांडे जी। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। अंग्रेजों ने विद्रोह को क्या कहा? अंग्रेजों ने विद्रोह को कहा डेविल्स विड कहा था। अंततः 1857 के विद्रोह को 1859 में अंग्रेजों ने दबा दिया था। दोस्तों, ये आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इनसे क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं 1857 के विद्रोह से जुड़े महत्वपूर्ण नेताओं की। दोस्तों, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे ना तो लगभग 1857 से लगभग 15 से क्वेश्चन आपके आ ही गए, 15 क्वेश्चन तो, इसलिए इसको बहुत ही अच्छे से कवर करिएगा। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण नेताओं की सूची से। लखनऊ, ये जो 20 मई डेट लिखी है ना, इसमें सन तो समान ही होगा। इसका 20 मई का मतलब है कि लखनऊ में 20 मई 1857 को विद्रोह शुरू हुआ था। और उसके नेता कौन था, किसने नेतृत्व किया था? बेगम हजरत महल और ब्रिजेश कादिर। और ये जो ग्रीन से लिखा है ब्रैकेट में दोस्तों, ये हैं अंग्रेजों के अधिकारी, ठीक है, जिन्होंने दमन किया था क्रांति का। तो दोस्तों चलिए बताते हैं आपको। लखनऊ में 20 मई किसने नेतृत्व किया? बेगम हजरत महल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और फिर ब्रिजेश कादिर भी कभी कभी पूछ देता है। और अंग्रेजों का अधिकारी कौन था? कैपेबल। दिल्ली में स्टार्ट हुआ 11 मई को। यहाँ पे किसने नेतृत्व किया? बहादुर शाह जफर और बख्त खान। दोस्तों फिर झांसी में 5 जून को, और यहाँ किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई। ग्वालियर में तात्या टोपे। इलाहाबाद बनारस में मौलवी लियाकत अली। बरेली में खान बहादुर खान, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। कानपुर में 4 जून को स्टार्ट हुआ था। नाना साहब, राव साहब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खां। अब वो अंग्रेज लिखा है जिन अंग्रेजों ने दमन किया था। बिहार के मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिहार का जगदीशपुर एक इलाका था, वहाँ से उन्होंने किया था। कभी कभी बिहार लिख के आता है पेपर में, कभी कभी जगदीशपुर। कुंवर सिंह और अमर सिंह। दोस्तों तात्या टोपे ने जो 2 जगह से किया था, एक ग्वालियर से, दूसरा कानपुर से, इसलिए मैंने ब्लू में लिखा है कि आपको हाईलाइट हो। राजस्थान से जयदयाल सिंह और हरदयाल सिंह। फर्रुखाबाद से तुफजल हसन खान। बैरकपुर से मंगल पांडे। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला।
उन्होंने विद्रोह को अंग्रेजी के खिलाफ जिहादत घोषित किया था। बिजनौर मोहम्मद खान, बिजनौर से कौन था? मोहम्मद खान। फतेहपुर से अजीमुल्ला, गोरखपुर से गजाधर सिंह और मथुरा से सेवी सिंह और कदम सिंह। दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं। लखनऊ से बेगम हजरत महल, दिल्ली से बहादुर शाह जफर, जो इम्पोर्टेंट है मैं वो पढ़ रही हूँ। बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, ग्वालियर से टाटा टोपे। उसके बाद आपके इलाहाबाद से आपके मौलवी लियाकत अली, बरेली से खान बहादुर खान, कानपुर से आपका नाना साहेब, बिहार से आपके जगदीशपुर से कुंवर सिंह अमर सिंह, राजस्थान से जयदयाल सिंह हरदयाल सिंह, फर्रुखाबाद से तुफजल हसन खान, बैरकपुर से मंगल पांडे, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, बिजनौर से मोहम्मद खान, फतेहपुर से आपके कौन थे? अजीमुल्ला, फतेहपुर से अजीमुल्ला, फैजाबाद से मौलवी साहब, गोरखपुर से गजाधर सिंह, गा से याद रखिएगा, और उसके बाद मथुरा से सेविंग सिंह और कदम सिंह। ये आपके इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। अब बात करते हैं लखनऊ और अवध से बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया था। नेतृत्व बेगम हजरत महल जो थी वो नवाब वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी थी। बेगम हजरत महल का मकबरा कहाँ पे है? नेपाल के काठमांडू में। राजा जलाल सिंह के नेतृत्व में बेगम हजरत महल के समर्थकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। ठीक है, बेगम हजरत महल ने कौन था उनके साथ? राजा जलाल सिंह के नेतृत्व में किया था। इंपॉर्टेंट है राजा जलाल सिंह। बेगम लखनऊ पर पुनः कब्जा करने के बाद उन्होंने अपने 11 वर्षीय बेटे ब्रिजेश कदरस को अवध के शासक का ताज पहनाया। ठीक है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन कैसे आता है कि बेगम हजरत महल ने अपने बेटे को, कौन से बेटे को, क्या नाम था उसका? तो ब्रिजेश कदरस को पहनाया था। हकीम एहसानुल्लाह कौन है? ऑप्शन में आ जाता है बहादुर शाह जफर का सलाहकार या बेगम हजरत महल का। तो किसका था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को कहीं कहीं बहादुर शाह द्वितीय भी लिख किया जाता है, दोनों एक ही है। अब बात करते हैं 1857 की जो फेमस बुक है। दोस्तों ये 7 ही हैं जो मोस्ट ज़्यादा पेपर में पूछी गई हैं, तो आप इनको अच्छे से देखें। रिबेलियन 1857, पूरन चंद्र जोशी। रेबेलियन 1857, पूरन चंद्र जोशी। द ग्रेट म्यूटिनी किसने लिखी? द ग्रेट म्यूटिनी क्रिस्टोफर हिबर्ट ने, याद रखिएगा। रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रिबेल ऑफ 1857, 1857 किसने लिखी? इकबाल हुसैन ने। सिर्फ 1857 पेपर में ये इंग्लिश में लिख के आ जाता है। 1857 किसकी बुक है? डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सेन की। इसको लिख के आ जाता है शॉर्ट फॉर्म में एसएन सेन। दोस्तों आप याद रखिएगा, अगर एसएन सेन दे तो भी ये सुरेंद्र नाथ सेन है। ठीक है, अब एक आ जाती है 1857। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है विनायक दामोदर की। लेकिन आप ये एक चीज़ याद रखेंगे इस पे कि इसका ये भी नाम आ जाता है, ये है बुक एक ही लेकिन अलग अलग नाम दे देता है। तो आप ये सब याद कर लें, है ये एक ही बुक, थोड़ा सा शब्दों का फेर है बस। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ठीक है, हाँ, हिंदी इसकी वही बनती है, बस थोड़ा सा आगे पीछे। फिर ये इंग्लिश में लिख के आ जाती है कभी कभी, द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ये द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि फिर आपका इंग्लिश में आ जाता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। सबका अर्थ एक ही है लेकिन सिर्फ शब्दों का फेर है। लेकिन ये बुक जो है स्वतंत्रता संग्राम से, नाम से आपके पास कोई भी बुक आए कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम की बुक किसने लिखी, तो आप किसको लिखेंगे? विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है दोस्तों, अब आता है आपका द ग्रेट रिबेलियन किसकी है? वो था द ग्रेट म्यूटिनी क्रिस्टोफर हिबर्ट की। फिर था रिबेलियन 1857, द ग्रेट म्यूटिनी, ये है द ग्रेट रिबेलियन, अशोक मेहता। आप इसको थोड़ा सा याद करें, तरीका बताऊँ। द हम लोग कहते हैं ग्रेट अशोक, तो द ग्रेट रिबेलियन किसकी है? अशोक मेहता की। फिर आपकी स्कॉपी इम्यूनिटी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 किसकी है? आरसी मजूमदार। ये 7 बुक हैं, आप याद कर लीजिएगा अच्छे से, इंपॉर्टेंट है। ये है थोड़ा सा वीर सावरकर की जो बुक मैंने आपको बताई है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, ये उसी के फैक्ट हैं, इसको आप देख लें एक बार। वीर सावरकर रचित 1857 का, कभी कभी ऐसा लिखा जाता है स्वतंत्र समर,
विश्व की पहली इतिहास की ऐसी पुस्तक है जिसे प्रकाशन के पूर्व ही प्रतिबंधित होने का गौरव प्राप्त है। ये पहली ऐसी बुक है जिसे प्रकाशन के पूर्व ही प्रतिबंधित होने का गौरव प्राप्त हुआ। जब ये छपी थी इसको प्रतिबंधित कर दिया गया था। ये पहली बार 1919 में प्रकाशित हुई। सावरकर ने ये पुस्तक फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति के इतिहास और कार्ल मार्क्स के कार्यों से प्रभावित होकर लिखी थी। वीर सावरकर की जो सबसे ज़्यादा फेमस बुक है वो यही है, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब दोस्तों आप सबसे पहले ये याद रखिए, जो मैंने आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जितनी भी इम्पॉर्टेंट घटनाएं हैं वो मैंने आपको सारी बुक से एक जगह लिख दी हैं। तो आपको ये दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है ये, लेकिन लगभग होंगी ज़्यादा, 40-50 हैं। इन 40-50 को आप पढ़ लें। आप यकीन माने इससे आपके 20 से 25 क्वेश्चन आ जाएंगे। बस आप लेकिन इनको अच्छे से समझ के जाइएगा, ठीक है। इनसे जुड़े क्वेश्चन ही आएंगे, आप कल खुद देख लीजिएगा। ये जो मैं आपको फैक्ट अब बताने जा रही हूँ, आपका सबसे पहला फैक्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 A.O. ह्यूम ने की थी, बॉम्बे में। बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? 1905 में। ये बंगाल के विभाजन के विरुद्ध किया गया था 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में हुई। और किसने की थी? आगा खां व सलीम उल्लाह खां, ढाका में। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 में। नरम एवं गरम दल में विभाजित हुआ था। इसे सूरत अधिवेशन कहते हैं और सूरत अधिवेशन में फूट पड़ी थी। नेक्स्ट, मुजफ्फरपुर कांड कब हुआ? 1908। मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड को प्रफुल्ल चंद चक्की एवं खुदीराम बोस ने, यहाँ पे था गोली मारने का प्रयास किया था, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। खुदीराम बोस ने गोली मारने का प्रयास किया था, जिसमें खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। ठीक है दोस्तों, खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। प्रफुल्ल चंद चक्की तभी मर गए थे और इनको फांसी दी गई थी। पहले गिरफ्तार किया गया, फिर खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। क्वेश्चन कैसे बनता है? मुजफ्फरपुर कांड से कौन संबंधित है? तो आपको ऑप्शन में दे देगा प्रफुल्ल चंद चक्की व खुदीराम बोस। याद रखिएगा, खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। फिर आपका नेक्स्ट जो है वो दिल्ली बम कांड है। इसको हार्डिंग बम कांड भी लिखा जाता है और दिल्ली षड्यंत्र केस भी पूछते हैं। ये कब का है? 1912 का। इससे कौन संबंधित है? रास बिहारी बोस, बसंत कुमार और सचिंद्र सान्याल। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आपके कल जरूर आएंगे इससे। बिल्कुल भी आप इसे आगे पीछे मत करेंगे, वरना फिर मेरा काम सिर्फ देना है, पढ़ना आपका ही काम है। होम रूल आंदोलन 1916, तिलक एवं एनी बेसेंट ने किया था स्थापना। लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916, कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। लखनऊ पैक्ट में 1916 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता। मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुई? 20 अगस्त 1917 में हुई थी। भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा थी ये। कब हुई? 1917 में 20 अगस्त को। रोलेट एक्ट कब आया? 19 मार्च 1919। इसे ये डेट थोड़ा सा 2-3 जगह अलग अलग दिखती है, लेकिन ज़्यादा जगह मुझे 19 मार्च 1919 दिखी। इसे काला कानून कहते हैं, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। ये बहुत ही इन्होंने अंग्रेजों ने निकाला था कि किसी भी व्यक्ति पे संदेह हो, 2-3-4 आदमी इनको लगे, बस उसको बिना किसी पॉइंट के ही उठा लेते थे कि संदेह के नाम पर उठा लिया। भारतीयों ने इसे काला कानून कहा और इसका बहिष्कार किया था। और रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए आपको पता होगा जलियांवाला बाग में ये लोग बैठे थे, विचार विमर्श कर रहे थे। उसी में अंग्रेजों जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी। उसे कहा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। बैसाखी का दिन था 13 अप्रैल 1919, अमृतसर पंजाब। फिर आपका नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन 1920, शौकत अली और मोहम्मद अली। खिलाफत आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? शौकत अली, मोहम्मद अली। कांग्रेस का नागपुर का अधिवेशन दिसंबर 1920। इसमें क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ? 1 अगस्त 1920, महात्मा गांधी ने आरंभ इसके थे। चौरी कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922। गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश की इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। गोरखपुर जिले में घटना हुई थी 5 फरवरी। दोस्तों ये ज़्यादा जगह, यहाँ पे 4 फरवरी होगा, क्योंकि ज़्यादा जगह 4 फरवरी ही मिलता है, कहीं कहीं 5 मिलता है, लेकिन
जगह जगह जो इसका राइट आंसर है वो 4 फरवरी होगा। गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश की इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। गांधी जी ने ये क्वेश्चन क्या आता है, चौरी चौरा कांड के बाद क्या हुआ था, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। फिर आपका स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 1923। ये कहाँ हुई थी, ये इलाहाबाद में हुई थी। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा इलाहाबाद में। मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास जी ने की थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में किसने की, सचिंद्र सान्याल ने। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी, नियुक्ति हुई थी 8 नवंबर 1927 को। इसके अध्यक्ष जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट, साइमन कमीशन भारत कब आया था, 3 फरवरी 1928 को ये भारत आया था, जिसमें लाला लाजपत राय के नेतृत्व में लोग इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन उसमें अंग्रेजों के सैनिकों के प्रहार से, लाठी प्रहार से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। फिर दोस्तों नेक्स्ट आपका जो है वो है साडर्स हत्याकांड 1928। भगत सिंह ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए साडर्स पे गोली चलाई थी। सरदार भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद इसमें शामिल थे, राजगुरु और सुखदेव। लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक साडर्स की गोली मारकर हत्या की थी। शामिल ये 4 लोग थे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद इससे बच के निकल गए थे, वो नहीं हुए थे गिरफ्तार। ये 3 लोग पे ज़्यादा कार्रवाई हुई थी और फिर इनको लास्ट में फांसी दे दी गई थी। नेहरू रिपोर्ट आपकी कब आई, अगस्त 1928, पंडित मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष। दोस्तों ये जितने भी फैक्ट हैं ये प्रीवियस ईयर में सारे आए हुए हैं, सब आए हुए हैं, बस मैंने यहाँ फैक्ट के रूप में रखे हैं, इसलिए आप ज़रूर इसको पढ़ के जाएं। बरदौली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में। और दोस्तों ये गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलन था। अब आता है आपका नेक्स्ट असेंबली बम कांड, जो हुआ था 8 अप्रैल 1929 को। असेंबली बम कांड कब हुआ, 8 अप्रैल 1929। इसमें भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली पर बम फेंका गया था। ब्रिटिश असेंबली पर बम फेंका गया था, किसने, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ये भगत सिंह का आपका 2 जगह नाम आएगा आपको, मैं एक साडर्स हत्याकांड में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, साडर्स हत्याकांड 1928, असेंबली बम कांड 1929। ठीक है। फिर आपका आता है लाहौर षड्यंत्र केस। ये दोस्तों जब असेंबली बम कांड हुई थी उसके बाद अंग्रेजों ने भगत सिंह को और राजगुरु और सुखदेव को फंसा के उनके ऊपर षड्यंत्र के तौर पे एक केस चलाया था, लाहौर षड्यंत्र केस जिसे कहा जाता है। उन्होंने चलाया इसलिए था जब उन्होंने असेंबली में बम फेंका फिर साडर्स की हत्या करी, लेकिन उन्होंने इसको एक अलग ही नाम दिया, लाहौर षड्यंत्र केस। ये 1929 का केस है, वही उसके ठीक जस्ट बाद शुरू किया। ये केस उनका 2 साल चला, फिर 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। तीनों को एक दिन दी गई थी, 23 मार्च 1931 को। याद रखिएगा लाहौर षड्यंत्र केस में। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ, दिसंबर 1929। पूर्व स्वाधीनता का प्रस्ताव इसमें पारित किया गया था। चटगांव शस्त्रागार लूटकांड, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA ठीक की स्थापना कब हुई, चटगांव शस्त्रागार लूटकांड दोस्तों, और ये दोनों अलग अलग हैं। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA का गठन किसने किया, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है। 1930 में इसका गठन हुआ था इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का, और शस्त्रागार लूटकांड 1930 में हुआ था। कौन इसका मास्टरमाइंड था, सूरसेन। इन्हें मास्टर दा भी कहा जाता है, सूरसेन को। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। नमक सत्याग्रह कब हुआ, नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी मार्च किया गया था और उन्होंने समुद्र में जाकर समुद्र के तट पर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया था। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है इसलिए मैंने वो कर दिया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, जैसे ये दांडी मार्च खत्म हुआ उनका, उसी दिन से इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। नमक कानून तोड़ के इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, 6 अप्रैल 1930। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, 12 नवंबर 1930 को। 12 नवंबर 1930 प्रथम गोल सम्मेलन प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित किया गया था।
गांधी इरविन समझौता कब हुआ? मोस्ट इम्पॉर्टेंट 8 मार्च 1931 को हुआ था। मैंने ये सारे सन वाइज लिखे हैं जिससे आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न हुआ ये समझौता, दोनों के बीच हुआ था। और इसका जो परिणाम था वो ये था कि महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कर दी थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 7 सितंबर 1930। दोस्तों जो मैं आपको बता रही हूँ ना, आप एक कॉपी लेके बैठें और उस पर लिख लें एक बार, मतलब जल्दी जल्दी रफ में बस रफ लियो कि लिखने से हमारे माइंड में ज़्यादा चीज़ें बैठती हैं। गांधी जी ने इस पर सम्मेलन लिया था। ये इकलौता सम्मेलन, द्वितीय गोल सम्मेलन, जिसमें गांधी जी ने प्रतिभागिता की थी। नेक्स्ट, कम्युनल अवार्ड, इसको सांप्रदायिक पंचायत भी कहते हैं। ये कब हुआ? 16 अगस्त 1932। ये मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। सांप्रदायिक पंचायत कब? 16 अगस्त 1932। पूना पैक्ट कब हुआ? पूना पैक्ट हुआ था सितंबर 1932। ये गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच एक समझौता था। किसके बीच? गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच, जिसके तहत सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय व्यवस्था, ये आधा हुआ है दोस्तों, व्यवस्थापिका सभाओं में प्रारंभ में राज्यों में 71 स्थान जो थे 71 स्थान सुरक्षित किए गए थे, जो फिर बढ़ा के 148 कर दिए गए थे। ये मेनली गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच एक समझौता था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप नया याद करें बस। मेनली इसमें आप ये याद कर लें बस कि ये गांधी जी और डॉक्टर भीमराव के बीच एक समझौता था और ये दलितों के लिए था और सांप्रदायिक पंचायत से संबंधित है। नेक्स्ट, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 17 नवंबर 1932। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी गठन कब हुआ था? मई 1934। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी गठन जयप्रकाश नारायण ने किया। मीनू मसानी और एम जोशी, ये इतने लोग इससे संबंधित थे। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने, 1 मई 1939। मुक्ति दिवस कब मनाया गया? मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्याग पत्र पर मनाया गया था। जब कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दिया था तब उन्होंने मुक्ति दिवस मनाया था। कब? 22 दिसंबर, ये यहाँ पे ये 3 न होगा, 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था। नेक्स्ट आपका, पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। कब? 24 मार्च 1940। अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ? 8 अगस्त 1940। वायसराय लिनलिथगो ने। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव 11 मार्च 1942। स्टीफर्ड क्रिप्स भारत छोड़ो प्रस्ताव या भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 महात्मा गांधी के नेतृत्व में। पाकिस्तान दिवस किस दिन मनाया गया मुस्लिम लीग के द्वारा? 23 मार्च 1943। पाकिस्तान की मांग कब की थी? 24 मार्च 1940, 3 साल बाद 1943। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945। सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन था। नौसेना का विद्रोह 19 फरवरी 1946 मुंबई। प्रधानमंत्री एटली की घोषणा 15 मार्च 1946। प्रधानमंत्री एटली घोषणा कब हुई थी? 15 मार्च 1946। भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया गया था। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ? 24 मार्च 1946। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य थे इसमें, पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टीफर्ड क्रिप्स एंड एबी अलेक्जेंडर का भारत आगमन कैबिनेट मिशन योजना का कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। अब यह आता है कि जो कैबिनेट मिशन योजना है उसने प्रकाशन का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि उसने अपनी जो उसकी शर्तें थी, जिस उद्देश्य से वो आई थी, वो लोगों के सामने उसने कब रखी? तो उसने रखी 16 मई 1946 को। उसने लोगों को बताया कि हम आपकी अंतिम सरकार का गठन करना चाहते हैं और मेरी ये शर्तें हैं, ऐसा ऐसा हम आपके लिए करेंगे। कब बताया? 16 मई 1946। आया कब था भारत? 24 मार्च 1946। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया मुस्लिम लीग ने? कब मनाया? 16 अगस्त, 15 अगस्त, आप ऐसे याद रखिए, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया। अंतिम सरकार की स्थापना कब की गई? अंतिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 में हुई और प्रधानमंत्री जो बने कौन? नेहरू। माउंटबेटन योजना कब की है? 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की घोषणा हुई थी। वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन योजना रखी थी माउंटबेटन योजना के द्वारा। स्वतंत्रता की प्राप्ति कब हुई? 15 अगस्त 1947। इसी दिन आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था। भारतीय गणतंत्र की स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 1950। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके प्रथम राष्ट्रपति थे। दोस्तों ये आपके बस 51 फैक्ट थे और आप इन्हें एक बार पीछे करके ज़रूर देख लीजिएगा एक बार।
क्योंकि ये रिवीजन कर लें, ये इतने इम्पॉर्टेंट है कि आपके इससे क्वेश्चन कल ज़रूर आएंगे। आप कमेंट में बताएंगे भी कि 51 फैक्ट से ही क्वेश्चन आपके आए थे। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसको फिर से बैक करके एक बार आप देख लें अच्छे से। अब बात करते हैं प्रमुख आधुनिक भारतीय समाचार पत्र की। दोस्तों ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। पिछली बार आया था सोम प्रकाश या सोम भारती करके कि किसका पेपर है, ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर का था। इसलिए जितने भी क्वेश्चन मैंने इस बार दिए हैं ये सब प्रीवियस ईयर में आए हैं, किसी न किसी यूनिवर्सिटी के पेपर में, कानपुर यूनिवर्सिटी के पेपर में। ये सब इम्पॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, मैंने वही लिए हैं। इसलिए जितने भी हैं ये 15-20 आप याद कर लें। चलिए मैं आपको बताती हूँ। बंगाल गजट अंग्रेजी में छपा और दोस्तों 1780 में कोलकाता में। दोस्तों मैं आपको इसमें इम्पॉर्टेंट क्या मैं ये बता देती हूँ, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये उसका पेपर का नेम और ये किसने छापा। ठीक है, लेकिन ये ब्रैकेट में चीज़ें लिखी आप इनको भी पढ़ लें, कभी कभी इनसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि कहाँ का है ये पेपर वगैरह वगैरह। बंगाल का गजट मैं आपको बता देती हूँ, अंग्रेजी भाषा का है। 1780 में कोलकाता में ये प्रकाशित हुआ। जेम्स ऑगस्टाइन हिंकी ने ये प्रकाशित किया था। दोस्तों ये आयरलैंड के थे, आयरलैंड के नागरिक आयरिश थे। तो दोस्तों इन्होंने ये विदेशी द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था। यानी कि भारत में ये प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था। साप्ताहिक था, ये दैनिक नहीं था। अंग्रेजी भाषा का था लेकिन ये विदेशी के द्वारा प्रकाशित किया गया था प्रथम। नेक्स्ट, दिग्दर्शन बंगाली भाषा में था। दोस्तों ये भारतीय भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। ये भारतीय भाषा में, बंगाली भाषा भारत की है तो ये भारतीय भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र था। दिग्दर्शन किसने किया था? जेसी मार्शमैन। फिर बंगाल गजट, ये सेम है, इसमें कोई गलत नहीं टाइपिंग हुई है। ये किसका है? ये कोलकाता से प्रकाशित हुआ था, गंगाधर भट्टाचार्य। दोस्तों इस बंगाल गजट में आपको एक फैक्ट मैं आपको बताती हूँ। ये विदेशी द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था और ये दैनिक समाचार पत्र हुआ था। वो साप्ताहिक था, ये दैनिक होता था। लेकिन ये किसी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार दैनिक समाचार पत्र था। बाद में इसका नाम हो गया था समाचार दर्पण। ये बाद में इसका नाम चेंज हो गया था बंगाल गजट का। नेक्स्ट, संवाद कौमुदी किसकी? राजा राम मोहन राय की। राष्ट्र गुफ्तार गुजराती भाषा में किसके? दादाभाई नौरोजी। हिंदू पैट्रियट किसकी? गिरीश चंद्र बोस और बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी। ये भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था। वो अभी जो प्रथम था वो किसका था? दैनिक था। ये भारतीय द्वारा साप्ताहिक था। नेक्स्ट, हाँ यही वाला क्वेश्चन आया था पिछले साल। सोम प्रकाश किसकी है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। केसरी मराठी भाषा में किसकी? बाल गंगाधर तिलक। मराठा अंग्रेजी भाषा का पत्र है, ये किसका? सब ये बाल गंगाधर तिलक का है। इंडिया किसकी है? दादा भाई नौरोजी की। प्रताप किसकी है हिंदी भाषा में? ये इंपॉर्टेंट है, कानपुर का है क्योंकि ये प्रताप किसकी है? 1913 में प्रकाशित हुई कानपुर में, गणेश शंकर विद्यार्थी। गदर नाम से किसने समाचार पत्र निकाला था? पत्रिका लाला हरदयाल। सेंस फ्रांसिस्को किसने निकाली थी? नेक्स्ट, वंदे मातरम कोलकाता से अरविंद घोष और विपिन चंद्र पाल। फिर वंदे मातरम पेरिस से लाला हरदयाल ने। कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया एनिबेशन की है। द लीडर इलाहाबाद से हुआ था प्रकाशित 1909 में, मदन मोहन मालवीय। यंग इंडिया महात्मा गांधी। नवजीवन हिंदी गुजराती दोनों भाषा में है ये, महात्मा गांधी। हिंदुस्तान टाइम्स के.एम. पडिक्कर दिल्ली से। हरिजन किसकी है? महात्मा गांधी की, 1933 पुणे से। नेशनल हेराल्ड, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आया हुआ, जवाहरलाल नेहरू। हिंदुस्तान किसकी है? वो हिंदुस्तान टाइम्स है। के.एम. पडिक्कर, ये हिंदुस्तान है, ये किसकी है? मदन मोहन मालवीय एवं प्रताप नारायण मिश्र दोनों की है। ठीक दोस्तों, अभी एक मदन मोहन मालवीय के ऊपर थी इलाहाबाद की, द लीडर, ये किसकी है? हिंदुस्तान, मदन मोहन मालवीय, प्रताप नारायण मिश्र। आज जो है हिंदी में है, किसका है? वाराणसी से प्रकाशित होता है, 1920 में स्टार्ट हुआ है, शिव प्रसाद गुप्त। कॉमरेड अंग्रेजी में किसकी है? मौलाना मोहम्मद अली। वंदे मातरम व द पीपल किसकी है? लाला लाजपत राय। न्यू इंडिया अंग्रेजी में है, ये साप्ताहिक समाचार पत्र है, विपिन चंद्र पाल का। दोस्तों आप इसको भी एक बार फिर से अच्छे से बैक करके देख लें। यंग इंडिया अलग है, महात्मा गांधी। न्यू इंडिया विपिन चंद्र पाल। ठीक है, ये थे आपके कितने, ज़्यादा नहीं 26 ही न्यूज़पेपर, आप पढ़ लें इन्हें अच्छे से।
अब ये उत्तर प्रदेश में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश, आपने जो पेपर का नाम पढ़ा होगा यूपी मूवमेंट के बारे में, यूपी के कांग्रेस अधिवेशन, आप जब यूनिट पढ़ेंगे सिलेबस में साफ साफ उत्तर प्रदेश दिया हुआ है। तो वैसे उत्तर प्रदेश में 9 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 9 अधिवेशन हुए थे, लेकिन इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा 4 हैं। आपका मन हो तो आप अपना 9 पढ़ लें कहीं से, मुझे 4 इंपॉर्टेंट लगे इसलिए मैंने 4 दिए हुए हैं। वैसे 9 में भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि बस इन्हीं 4 से आएगा, लेकिन पूरा तो मुझे छापना नहीं था, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट वाला आपको दिया है। 1905 में बनारस में हुआ था, किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। 1905 में कहाँ हुआ? 1905 बनारस किसकी अध्यक्षता में? गोपाल कृष्ण गोखले। इसमें स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा हुई थी। 1916 में लखनऊ में हुआ था, अंबिका चरण मजूमदार। 1916 लखनऊ, अंबिका चरण मजूमदार। 2 गुटों के बीच यहाँ पे कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथ में जो मतभेद हुआ था वो यहाँ पे दूर हुआ था। एक उसमें क्या कहते हैं, सुलह हो गई थी। राजनीतिक सहमति बनाने के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किया था दोनों ने। 1925 में कानपुर में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है 1925 कानपुर। लखनऊ वाला भी इंपॉर्टेंट है। सरोजनी नायडू इसकी अध्यक्ष थी। कांग्रेस की ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। वैसे तो एनी बेसेंट भी थी, लेकिन वो विदेशी थी, सबसे पहले बनी थी, लेकिन वो विदेशी महिला थी। ये सरोजनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। 1946 में आपका ये मेरठ में हुआ था। जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। आज़ादी से पहले का आखिरी अधिवेशन था इसके। आज़ादी हम लोग की कब हुई? 1947। उसके पहले का हम लोग का ये आखिरी अधिवेशन था, आज़ादी के पहले का आखिरी अधिवेशन 1946 मेरठ, जेबी कृपलानी। बाकी 9 हुए थे उत्तर प्रदेश में, मैंने आपको 4 बताए इंपॉर्टेंट। अभी स्वतंत्रता सेनानी है, इनके जन्म भी पिछली बार पूछे गए, इसलिए जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको सब कुछ बहुत ही पॉइंट वाइज में बताया, इसलिए आप पूरा जरूर पढ़ के जाएं। मंगल पांडे बलिया, अशफाकुल्ला खां शाहजहाँपुर। जन्म इनका कहाँ हुआ था, मैंने डेट भी लिख दी है। इन जितने भी लिखे हैं ना ये यूपी सब यूपी के हैं। जैसे ये वाराणसी यूपी में, आपको पता है इलाहाबाद यूपी में, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये सब। ये भी यूपी, इलाहाबाद में यूपी। और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे गुजरात, वो पूछे गए इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। मंगल पांडे का जन्म कहाँ हुआ? बलिया, उत्तर प्रदेश के बलिया में। अशफाकुल्ला खां शाहजहाँपुर, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां दोनों का शाहजहाँपुर में यूपी में हुआ था। आप डेट या सन भी मन हो तो आप पढ़ सकते हैं, कभी कभी पूछ देते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का अलीराजपुर जिला, भावरा गांव, एमपी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी। जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद के। सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात के खेड़ा जिले में नाडियाड गांव में। बेगम हजरत महल फैजाबाद की थी। पुरुषोत्तम दास टंडन इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ। चित्तू पांडे बलिया जिला, उत्तर प्रदेश। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म इलाहाबाद। लाला लाजपत राय का जन्म पंजाब के लुधियाना जिले के ढुडिके गांव में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का महू में हुआ था, ये मध्य प्रदेश का पड़ता है, मध्य प्रदेश में महू में। 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था। ठीक दोस्तों, अशफाकुल्ला खां कब हुआ? 1900 में। दोस्तों आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब ये आपका आता है, देखिए आप उसमें जब आप पेपर नेम पढ़ेंगे तो क्या है, रेफरेंस, विशेषण, मतलब स्पेशल विशेष कर आपको कानपुर ज़रूर पढ़ के जाना है एग्जाम में। ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में हुई थी, तो मैंने विशेष तौर पे जो कानपुर या उत्तर प्रदेश के उनको विशेष तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना कब हुई? 1924 अक्टूबर में, कानपुर में। संस्थापक कौन था? सचिंद्र नाथ सान्याल के नेतृत्व में हुआ था। उद्देश्य क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से देश में समाजवादी संघीय गणतंत्र की स्थापना। सक्रिय सदस्य कौन थे इसके? राम प्रसाद बिस्मिल इसके मेन थे। योगेश चंद्र चटर्जी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाड़ी, अशफाकुल्ला खां, सचिन बख्शी, केशव चक्रवर्ती, आप ये पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट जो नाम है मैं वो टिक कर देती हूँ। राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाड़ी, अशफाकुल्ला खां, मनमोहन लाल गुप्ता, मुकुंदी लाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे गए पेपर में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में स्थापित हुआ। बाद में इसका नाम बदल के 1928 में इसकी स्थापना दूसरे नाम से की गई थी। यही संस्था, उसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये HRA था, इसमें S और बढ़ गया था ये सोशलिस्ट का। ये 1928 में हुई थी स्थापना और दिल्ली में हुई थी। ये क्रांतिकारी संगठन था।
जिसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नाम से भी जाना जाता था। इसकी स्थापना 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव थापर, बटुकेश्वर दत्त द्वारा नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में की गई थी। फिरोज शाह कोटला सबसे ज़्यादा इसके इंपॉर्टेंट है चंद्रशेखर आज़ाद। जब ऑप्शन में चंद्रशेखर आज़ाद ना दे तब आप भगत सिंह टिक करके आएंगे, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह दोनों दे तो आप प्रेफरेंस में प्रायोरिटी में रख के चंद्रशेखर आज़ाद टिक करके आएंगे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के लिए 1928 नई दिल्ली। नेक्स्ट, इस HSRA ने फिलॉसफी ऑफ द बम के रूप में जाने जाने वाला घोषणा पत्र निकाला। ये घोषणा पत्र भगवती चरण बोहरा द्वारा लिखा गया था। पहले इसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के रूप में जाना जाता था, जिसकी स्थापना राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ बख्शी और सचिंद्र नाथ सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी द्वारा की गई थी। मेन इसमें जो स्थापना में अगर आपको दे तो आप इनका नाम मेन तौर पर लिखेंगे, सचिंद्र नाथ सान्याल, ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी में। लेकिन अगर हिंदुस्तान सोशलिस्ट आ जाए आपके पास सोशलिस्ट, तो इसमें लिखेंगे आप चंद्रशेखर आजाद का, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा इसी के फैक्ट हैं, आप यहाँ देख लें। बंदी जीवन किस युवा क्रांतिकारी की लिखित पुस्तक है? सचिन सान्याल की। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना कब, कहाँ और किसने की थी? अक्टूबर 1924 में कानपुर में सचिंद्र सान्याल के नेतृत्व में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है इसके। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की HSRA की स्थापना कब, कहाँ, किसने की? ये सितंबर 1928 में हुई थी। ये अक्टूबर 1924 में, 4 साल बाद सितंबर 1928 में दिल्ली में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इसे दिया था भगत सिंह ने, लेकिन इसे प्रादुर्भूत किसने किया था? मोहम्मद हशरत मोहानी ने। नेक्स्ट, किस क्रांतिकारी की मृत्यु जेल में 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद हुई थी? शहीद जतिन दास की। दोस्तों, अब ये शहीद जतिन दास किस बिल के विरोध में HSRA के 2 सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? किसने फेंका था? HSRA है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी का पूछ रहे हैं। भगत सिंह, बटुकेश्वर, किसमें फेंका था? 8 अप्रैल 1929 असेंबली बम कांड जो मैंने आपको पढ़ाया था 8 अप्रैल 1929। इसके बाद इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी, फांसी दे दी गई थी। किस बिल के विरोध में? ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल के विरोध में। यह कथन किसका था? भगत सिंह जिंदाबाद और इंकलाब जिंदाबाद का अर्थ एक ही है, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी की सजा कब दी गई, कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी गई थी। कब, किस दिन दी गई थी? 23 मार्च 1931। नेक्स्ट, किस क्रांतिकारी ने बंगाल के चटगांव, मैंने अभी आपको ऊपर फैक्ट में बताया भी है ये, बारिशाल तथा मेमन सिंह स्थित सरकारी शस्त्रागारों पर कब्जा अप्रैल 1930 में अस्थायी सरकार का गठन किया। किसने? सूरसेन ने। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इनको एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट, ये आप ये मत देखिए कि 93 पेज है, वो आपको 93 नहीं, इसमें सिर्फ आपको 18 ही लगभग देखने हैं। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 इंपॉर्टेंट है। काकोरी कांड सब उत्तर प्रदेश के हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कब हुआ काकोरी कांड? 9 अगस्त 1925। और चौरी चौरा कब हुआ था? 4 फरवरी 1922। ये हुआ था लखनऊ में काकोरी कांड आपका। चौरी चौरा कांड आपका गोरखपुर जिले में हुआ था। ये लखनऊ सहारनपुर के काकोरी लखनऊ नामक स्थान पर 9 अगस्त 1925 को 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन के सरकारी खजाने को लूट लिया था। इसमें हमारे क्रांतिकारियों ने इनके खजाने को लूटा था। इस कांड में 29 लोगों को गिरफ्तार कर उस पर केस चलाया गया। 29 लोगों को, सचिंद्र बख्शी और सचिंद्र नाथ सान्याल को पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल में भेज दिया गया था। ठीक है दोस्तों, सचिंद्र बख्शी और सचिंद्र नाथ सान्याल को। इसमें मेन 4 लोगों को फांसी दी गई थी दोस्तों। वो 4 लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत पूछे गए हैं। राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां। ठीक है दोस्तों, कौन कौन है? राजेंद्र लाहिड़ी, इनको गोंडा जिले में, ये बहुत पूछा जाता है कि गोंडा जेल में किसको फांसी दी गई थी, तो इसलिए जरूर याद करें, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में। और दोस्तों, इन तीनों लोगों को, रोशन सिंह को 19 दिसंबर 1927 को दी गई थी, लेकिन राजेंद्र लाहिड़ी को भी 19 दिसंबर को ही देनी थी, लेकिन अंग्रेजों ने 2 दिन पहले ही इनको फांसी दे दी थी, निश्चित दिन से 2 दिन पहले 17 तारीख को।
बाकी इन लोग को सेम डेट पे दी गई थी 19 दिसंबर। राजेंद्र लहरी गोंडा जेल, रोशन सिंह नैनीताल इलाहाबाद जेल, रामप्रसाद बिस्मिल गोरखपुर जेल। अशफाक उल्ला खां, देखिए ऐसे याद करें, इसमें फाद है अशफाक, तो ये फैज़ाबाद जेल। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप इसको याद कर लें, बस एक ही का बनना है, अशफाक का फैज़ाबाद, अच्छे से आप इसको। और जैसे कि ये राजेंद्र प्रसाद में पा आता है, तो ये गोरखपुर का पा, ऐसे आप मिला के याद कर लें, राजेंद्र प्रसाद गोरखपुर जेल। ठीक दोस्तों, लेकिन ये ज़रूर याद कर लें। एक आता है कि कौन काकोरी कांड से बच के निकल गया था। चंद्रशेखर आज़ाद भी इसमें थे, लेकिन वो फरार हो गए थे, इनको पुलिस वाले अंग्रेज हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी को नहीं पकड़ पाए थे इसमें। एक अभियुक्त, क्वेश्चन में क्या आता है, कौन सा अभियुक्त जो फरार हो गया था, चंद्रशेखर आज़ाद। अब आता है हमारा जो कानपुर षड्यंत्र केस, जिससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सब कानपुर उत्तर प्रदेश की घटनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से पढ़ के जाएं। ये कब हुआ था, 1924 में। हिंसात्मक तरीके से ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने का, मतलब सरकार ने क्या आरोप लगाया था हम लोग के क्रांतिकारियों पे, कि वो हिंसात्मक तरीके से ब्रिटिश सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कानपुर में एक षड्यंत्र के तहत कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाया, जिसमें कानपुर षड्यंत्र केस की संज्ञा दी गई। इस केस में जो मेन थे वो कौन थे, एम.एन. राय, श्री अमृत डांगे, नलिनी गुप्ता, अवनी मुखर्जी, उस्मानी। मेन जो थे वो ये थे, बहुत नाम इनका पेपर में पूछा जाता है। मुजफ्फर अहमद किससे संबंधित हैं, किससे हैं, कानपुर षड्यंत्र केस से। गुलाम हुसैन, सिंगार, वेलू चटियार और रामलाल शर्मा, इन लोग पे मुकदमा कब आरम्भ किया गया, 21 फरवरी 1924 को। दोस्तों, ये जो गुलाम हुसैन पहले कानपुर षड्यंत्र में क्रांतिकारियों के समर्थन में थे, इनके साथ थे, लेकिन बाद में ब्रिटिश सरकार ने इनको लालच देके अपना गवाह बना लिया था। किसको, गुलाम हुसैन को ही अपना गवाह बना लिया। क्वेश्चन आ जाता है कि किसको काकोरी कांड में कानपुर षड्यंत्र केस में गवाह बनाया था, गुलाम हुसैन को। और इन 4 लोगों को 4-4 वर्ष की सजा दी गई थी। किनको, नलिनी गुप्ता को, शौकत उस्मानी, नाम इनके पूछे जाते हैं, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, और आपका डांगे, श्री अमृत डांगे, और लास्ट आपके मुजफ्फर अहमद को 4-4 साल की सजा दी गई थी कानपुर षड्यंत्र केस में। नेक्स्ट आपका आता है मेरठ षड्यंत्र केस। ये है आपका 1929 से 1923। कम्युनिस्टों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 20 मार्च 1929, ये आपका था 1924, 20 मार्च 1929 को 31 लोगों को इन्होंने 31 ट्रेड यूनियनवादियों कम्युनिस्टों को गिरफ्तार कर उन पर मेरठ षड्यंत्र केस, झूठा मतलब केस चलाया था। ये इंपॉर्टेंट है, पूछे आते हैं कि 31 कम्युनिस्ट में 3 अंग्रेज भी शामिल थे उनके, वो थे फिलिप स्प्रेट, बेन बैंडले एवं लेस्टर हचिनसन। 3.5 साल ये मुकदमा चला था, और 16 फरवरी 1933 को, कब से स्टार्ट हुआ था दोस्तों, 20 मार्च से स्टार्ट हुआ 1929, और ये चला 16 जनवरी 1933 को इसका फैसला आया, जिसमें मुजफ्फर अहमद, जो अभी ऊपर थे कानपुर षड्यंत्र में, जिनको 4 साल की सजा हुई थी, S.A. डांगे, जोंगलेरकर, फिलिप स्प्रेट, ब्रैंड बैंडली और शौकत उस्मानी समेत 27 अभियुक्तों को कड़ी सजा दी गई थी। ठीक है, मुजफ्फर अहमद को, जो मुजफ्फरपुर गलती से निकल रहा है, मुजफ्फर अहमद जो भी ऊपर 4 साल की सजा दी गई थी कानपुर षड्यंत्र केस में 1924 में, इसमें इनको सबसे बड़ी और सबसे कड़ी सजा मिली थी। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है आपका मुजफ्फरपुर अहमद, क्योंकि इनको आजीवन काले पानी की सजा दी गई थी, आजीवन मुजफ्फर अहमद को। इस केस में जो फंसे अभियुक्त थे, उनको बचाने के लिए किसने पैरवी करी थी, जवाहरलाल नेहरू, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते। M.A. अंसारी, कैलाश नाथ काटजू, M.G. झांगला ने पैरवी की थी। इस केस के विरोध में 21 मार्च 1929 को मोतीलाल नेहरू ने केंद्रीय विधानसभा में काम रोको प्रस्ताव पेश किया था। इसी में जो हुआ था ये आपका मेरठ षड्यंत्र केस आ जाता है। क्वेश्चन आता है कि काम रोको प्रस्ताव किस के विरोध में, मतलब किसके उसमें प्रस्तुत किया गया था, तो मेरठ षड्यंत्र केस में। कब, 21 मार्च 1929 को मोतीलाल नेहरू ने केंद्रीय विधानसभा में काम रोको प्रस्ताव पेश किया। इस केस के अभियुक्तों को मुक्त करने के लिए सुप्रसिद्ध आता है कि किस केस में
सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन ने ब्रिटेन के तत्कालिक प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड को पत्र लिखकर गुहार लगाई थी। मेयर षड्यंत्र केस 1929। वैज्ञानिक आइंस्टीन ने खुद पत्र लिख के कहा था, गुहार लगाई थी। नेक्स्ट, जुलाई 1934 में अंग्रेज सरकार ने भारतीय साम्यवादी दल पर प्रतिबंध लगा के उसे अवैध घोषित कर दिया। जो भारतीय साम्यवादी दल बना था उसको अवैध घोषित कर दिया। ये भारत में साम्यवाद के उदय के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार का एक षड्यंत्र था। वो जो साम्यवादी दल का उदय हो रहा था वो उसको दबाने के लिए उसने पूरा ये षड्यंत्र रचा था, मेरठ वाला। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट षड्यंत्र जो मैंने अब तक आपको पढ़ाए उसके शॉर्ट फॉर्म में, उसका सन और उसके फेमस, उसके जो रिलेटेड पर्सन है उनके नेम। मुजफ्फरपुर अलीपुर षड्यंत्र केस 1908, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। दिल्ली षड्यंत्र 1912, रास बिहारी बोस, सचिन सान्याल, बसंत कुमार विश्वास, अमीर चंद और अवध बिहारी। कानपुर बोल्शेविक भी इसको कहा जाता है कभी कभी षड्यंत्र केस लिख के, 1924। इसमें एम.एन. रॉय, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता जी को 4-4 साल की सजा हुई थी। लाहौर षड्यंत्र मामले 1929 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च को फांसी दे दी गई थी। मेरठ षड्यंत्र केस 1929 में मुजफ्फर अहमद को काली पानी की सजा दी गई थी पोर्ट ब्लेयर में, और शौकत उस्मानी को सजा दी गई थी। ऐसे डांगी, ये सब इससे जुड़े हुए लोग हैं, फेमस हैं तो और भी जुड़े, लेकिन ये फेमस लोग मैंने यहाँ पे दिए जो पेपर में पूछे जाते हैं। चटगांव शास्त्रागार पर छापा 1930, सूर्यसेन इसके फेमस हैं। फिर उसमें एक दो और भी हैं, पीटी लाट, वादेदार, शांति घोष, कल्पना दत्ता। नेक्स्ट, ये अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जो भी मैंने आपको जितना ऊपर बताया। काकोरी कांड के किस अभियुक्त को इलाहाबाद के नैनी जेल में, इलाहाबाद में किसको दी गई थी? इलाहाबाद रोशन सिंह को। ठीक दोस्तों, रोशन सिंह इलाहाबाद। आप ऐसे आ सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू बहुत अच्छे व्यक्ति थे, रोशन वाले। उनका जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। इलाहाबाद के नैनी जेल में किसको फांसी दी गई थी? रोशन सिंह को। फांसी से पूर्व दूध लेने से मना करते हुए किस क्रांतिकारी ने कहा था कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा? किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल। द फिलॉसफी ऑफ द बम का दर्शन का लेखक कौन है? भगवती बोहरा। शेर पंजाब किसकी उपमा है? लाला लाजपत राय। काकोरी कांड के अभियुक्तों को बचाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? जो काकोरी कांड था उसमें जो समिति गठन किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। चंद्रशेखर आजाद कब और कहाँ शहीद हुए? वो 27 फरवरी 1931 को हुए थे। और भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को। चंद्रशेखर आजाद कब शहीद हुए थे? 27 फरवरी 1931 को। अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज कहते हैं। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को किस केस में फांसी दी गई थी? लाहौर षड्यंत्र केस में। लाहौर षड्यंत्र केस 1929 के दस्तावेज है वो कहाँ सुरक्षित हैं? गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश का क्या नाम था? जीसी हिल्टन। मैं नास्तिक क्यों हूँ नामक लेख किस क्रांतिकारी ने लिखा है? सरदार भगत सिंह। मैं नास्तिक क्यों हूँ नाम से एक लेख लिखा था, वो किसने लिखा? सरदार भगत सिंह ने। HSRA हिंदुस्तानी सोशलिस्ट वाली पार्टी जो 1928 में दिल्ली में स्थापित हुई थी, का वह कौन सा मुख्य सदस्य था जो लाहौर षड्यंत्र कांड में भी पुलिस गिरफ्त से बच गया था? मैंने भी आपको बताया था लाहौर षड्यंत्र कांड में ये भाग निकले थे, ये थे चंद्रशेखर आजाद। आइडियल ऑफ सोशलिज्म में किसकी रचना है? सरदार भगत सिंह की। सरदार भगत सिंह के दो हैं, मैं नास्तिक क्यों हूँ, एक आइडियल ऑफ सोशलिज्म, सरदार भगत सिंह। नौजवान सभा की स्थापना कब और किसने कहाँ की थी? सरदार भगत सिंह ने की थी 1926 में, और भी लोग इनके साथ जुड़े थे। ये पंजाब में की गई थी, छबीलदास यशपाल। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके जाने के संबंध में किसने कहा था कि ये बम देशवासियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक बहुत बड़ा धमाका था? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। सूरसेन को कब और कहाँ फांसी दी गई थी? 12 जनवरी 1929 को। ठीक है दोस्तों, 12 जनवरी 1929 को दी गई थी। सूरसेन को कब और कहाँ दी गई? 12 जनवरी 1929। तिलक दिवस कब और किस आंदोलन के समय मनाया गया था? तिलक दिवस 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में भारत छोड़ो आंदोलन के समय तिलक दिवस मनाया गया था, 1 अगस्त 1942। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद घोषित किया गया था? 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, एक लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था अंबिका चरण मजूमदार के, उसमें। ये 1936 का है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जिसमें समाजवाद घोषित किया गया था।
ये और इम्पोर्टेंट फैक्ट, अगस्त क्रांति के दौरान ये क्वेश्चन भी दोनों पूछे गए हैं। अगस्त क्रांति जब हुई थी हम लोगों की, उसमें कहाँ पे समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? बलिया में की गई थी। और किसने की थी? पूर्वी भारत के बलिया जिले में की गई थी। किसने की थी? चित्तू पांडे ने की थी, जो हम लोग का अगस्त 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये की थी 1942 में। केवल एक सप्ताह के लिए ये सरकार बना पाए थे यहाँ पे समानांतर सरकार, लेकिन एक सप्ताह के लिए इन्होंने अपनी सरकार बनाई थी अंग्रेजों को हराकर। उनकी सरकार ने स्थानीय जिला अधिकारी से शासन के सभी अधिकार छीन लिए तथा जेल में बंद सभी कांग्रेस नेताओं को रिहा कर दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके नेतृत्व के कारण जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें किसने किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस ने बलिया का शेर के रूप में वर्णित किया था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के गांव रट्टूचक में हुआ था। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुंवर सिंह। बिहार, उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड, ये कभी कभी पूर्वी उत्तर प्रदेश पूछता है, कभी कभी बिहार पूछ देता है, कभी कभी जगदीशपुर पूछ देता है। दोनों के तीनों के सेम ही है, कुंवर सिंह। उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ? 9 अगस्त 1925। उत्तर प्रदेश के प्रथम अंग्रेजी दैनिक लीडर के प्रकाशन कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश का पड़ा 12 जनवरी 1950। 12 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम पड़ा। पहले इसका नाम संयुक्त प्रांत था। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी? ये आधा जा होगा यहाँ पे। राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? मछली। आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1833। उत्तर प्रदेश से विधानसभा का गठन कब हुआ? 1937 में। उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम क्या था? संयुक्त प्रांत। अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में कब शामिल किया गया? अवध को 1856 में। उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री कौन था? गोविंद वल्लभ पंत। बनारस अखबार की शुरुआत यूपी में कब हुई थी? बनारस अखबार की शुरुआत यूपी में कब हुई? जनवरी 1845 में। इस समाचार पत्र का संपादन गोविंद नारायण दत्ते ने किया था। किसने किया था? गोविंद नारायण दत्ते ने। वहीं अखबार के संचालक कौन थे? ये संपादन थे गोविंद नारायण दत्ते। संचालक कौन थे? शिव प्रसाद सितारे हिंद। नेक्स्ट, अब दोस्तों ये उत्तर प्रदेश का जो आपका यूनिट 3 और 4 है उससे संबंधित इंपॉर्टेंट जितना भी है वो मैंने यहाँ पे थ्योरी में आपको लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल, जिसे उत्तर प्रदेश की विधायिका भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के विधानमंडल को उत्तर प्रदेश विधायिका भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश का विधानमंडल एक द्विसदनी यानी कि 2 सदन वाला, ये ऐसे होता है, लिखा होता है द्विसदनी विधानमंडल है, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद है। हम लोग का जो उत्तर प्रदेश है इसमें विधानमंडल के 2 पार्ट हैं, वैसे समझिए, एक विधानसभा, दूसरी विधान परिषद। विधानसभा को कहते हैं हम लोग निचला सदन, लेकिन विधान परिषद को हम लोग कहते हैं ऊपरी सदन। इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद को कहते हैं। दोस्तों जो विधानसभा है ना, इसमें जो हम लोग के विधायक होते हैं वो आते हैं, और विधान परिषद में हम लोग के एमएलसी आते हैं। जैसे इस समय हम लोग के कानपुर के वो हैं अरुण पाठक, वही एमएलसी आते हैं, अरुण पाठक जी। आप फिर उत्तर प्रदेश विधान परिषद, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उत्तर प्रदेश जो विधान परिषद है, भारत में 28 राज्यों में सिर्फ 6 ही ऐसे राज्य हैं जहां विधानमंडल द्विसदनीय है। बाकी सब जगह सिर्फ एक ही सदनीय है, लेकिन सिर्फ 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे द्विसदनीय है, यानी कि विधानसभा भी और विधान परिषद भी है। उन 6 राज्य कौन कौन से हैं वो आप देख लें। उसी में एक उत्तर प्रदेश भी है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार। क्वेश्चन कैसे आता है कि आपको 6 राज्य दे देंगे, 4 राज्य इसमें कहेंगे किसमें द्विसदनीय आपकी विधानमंडल है, तो आप ठीक करके तभी आप पाएंगे जब आपको ये 6 याद होंगे। नेक्स्ट, विधानसभा में 403 निर्वाचित सदस्य होते हैं, ये उत्तर प्रदेश का बता रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल इस समय कितने निर्वाचित सदस्य हैं? 403। और विधान परिषद में कितने? 100। विधानसभा में 403 इस समय विधायक हैं और एमएलसी कितने हैं? 100। अब बात करते हैं हम लोग विधान परिषद के इंपॉर्टेंट फैक्ट की। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का दूसरा और उच्च सदन है। पहला कौन सा है हम लोग का? विधानसभा, उसको निचला सदन कहते हैं, और दूसरा और उच्च सदन कहते हैं विधान परिषद को। यह एक स्थायी सदन है।
इसे राज्यपाल भंग नहीं कर सकता। विधानसभा को राज्यपाल आपातकाल में कुछ कह के भंग कर सकता, लेकिन विधान परिषद को भंग नहीं कर सकता, ये स्थायी सदन है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद सरकार अधिनियम 1935 के तहत आता क्या है? किस अधिनियम के तहत? 1935 के तहत। इसका गठन किस सन में हुआ? इसका गठन हुआ 1937 में। ठीक दोस्तों, किस सन में हुआ? 1937 में। विधान परिषद की पहली बैठक कब हुई थी? 29 जुलाई 1937। परिषद के एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधानसभा में जो विधायक होते हैं उनके 5 साल का, और जो एमएलसी होते हैं विधान परिषद के, इनका 6 वर्ष का होता है। इसके कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट आता है, कितने सदस्य? तो 1/3 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अब ये जो सभापति लिखे ना, ये फर्स्ट हैं कि जब हम लोग की फर्स्ट विधानसभा गठित हुई थी 29 जुलाई 1937 को, तो हम लोग सबसे पहले 1935 का जो अधिनियम था उसके तहत हुई थी। और कब हुई थी? 1937। जब हम लोग की पहली बार गठित हुई तब उस समय हम लोग का अध्यक्ष कौन था और उपाध्यक्ष कौन था? ठीक है दोस्तों, हम लोग का अध्यक्ष था सर सीताराम और हम लोग की उपाध्यक्ष थी बेगम एजाज रसूली। नाम याद कर लें, ये प्रथम है। विधान परिषद के हैं, लेकिन दोस्तों ये विधानसभा के नहीं है। ये उच्च सदन के रूप में विधान परिषद एक स्थायी सदन है। वर्तमान में 2025 में हम लोग के 100 सदस्य हैं विधान परिषद में। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल कौन है? हम लोग की आनंदीबेन पटेल, जो इसकी एक निर्वाचित सदस्य थी। और प्रेजेंट टाइम में आनंदीबेन पटेल है। प्रेजेंट टाइम में वर्तमान कौन है? प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। संविधान के अनुच्छेद 169 और 171 में विधान परिषद के गठन और संरचना संबंधी प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 169 में राज्य में विधान परिषद के निर्माण और उसे कैसे खत्म किया जा सकता है, कैसे उसका उन्मूलन या निर्माण का प्रावधान है। किस पे? 169 आता है। किस अनुच्छेद के तहत इसके निर्माण का प्रावधान है कि कैसे निर्माण होगा? वो 169। अनुच्छेद 171 में विधान परिषदों की संरचना से संबंधित है कि मतलब क्या प्रावधान है, कैसे क्या क्या प्रक्रिया है इनके सदस्यों को चुनने की, वो आपका अनुच्छेद 171 में दिया गया है। नेक्स्ट, विधान परिषद के सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा नहीं निर्वाचित होते हैं। विधानसभा के सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा नहीं निर्वाचित होते, ये अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। ठीक है, ये प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता, जैसे विधायक का चुनाव होता है वैसे ही प्रत्यक्ष रूप से विधान परिषद के सदस्य नहीं चुने जाते, ये अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या जो होती है वो राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। ठीक दोस्तों, 1/3, जैसे 100 का 1/3 कितना होता है? 33.33 हम लोग लिखते हैं। उसी तरह जो हम लोग की संख्या जैसे 403 है, उसका 1/3 से अधिक संख्या नहीं हो सकती। लेकिन सदस्यों की संख्या 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए। 40 से कम नहीं होनी चाहिए और 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 173 जो इसके सदस्य हैं विधान परिषद की, उसकी योग्यता से संबंधित है। 173 अनुच्छेद जो है, योग्यता मीन्स उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, उसमें क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। ये दोस्तों आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे तभी कल क्वेश्चन आप अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट, विधान परिषद का अध्यक्ष परिषद के सदस्यों में से चुना जाता है। जो विधान परिषद होती है, जो उसका अध्यक्ष होता है, वो पहली बात तो राज्यपाल होता है, उसको कहते हैं राज्यपाल, और उसको कहते हैं सभापति, पदेन सभापति भी कहा जाता है। उसको कैसे चुना जाता है? सदस्य उसके सदस्य चुनते हैं। जो विधान परिषद के 100 सदस्य होते हैं वही अध्यक्ष को चुनते हैं कि हमें किसे अध्यक्ष बनाना है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 100 सदस्य हैं और वो 100 सदस्य कैसे चुने जाते हैं वो आप देखें। 90 का चुनाव किया जाता है और 10 को मनोनीत किया जाता है। अब 90-10 का मतलब समझिए, ये भी आता है ना क्वेश्चन में, इसलिए मैंने आपको बताया। इसमें 10 सदस्यों को राज्यपाल इसको चुनता है 10 सदस्यों को। कैसे? कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवाओं के आधार पर नामित किया जाता है। और 90 सदस्यों में से कैसे? 38 सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। जो विधानसभा होते हैं विधायक, 38 सदस्य वो चुनते हैं। 36 सदस्य आपके जो स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाते हैं। 8 सदस्य जो हैं वो शिक्षकों द्वारा, जो एमएलसी का चुनाव हुआ अनुपाठक, उनमें से 8 सदस्य हैं ये शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं। 8 सदस्य स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं। ये था इनका बंटवारा। ये था आपका 90 सदस्यों का बंटवारा। 90 सदस्य कैसे चुने जाते हैं? 38 विधानसभा, 38 स्थानीय निकाय, 36, 8 आपके शिक्षक और 8 आपके स्नातक के द्वारा।
और जो 10 हैं वो मनोनीत किए जाते हैं कला, विज्ञान, इन सब के क्षेत्र से। अब आता है आपका विधानसभा। बहुत थोड़ा बच्चा है, बस 5-10 मिनट का वीडियो दोस्तों। विधानसभा का उत्तर प्रदेश विधानमंडल की पहली है ये। दूसरी क्या है? विधान परिषद, उसको उच्च सदन कहते हैं, इसको निचला सदन कहते हैं। इसका गठन कब हुआ था? पहली बार इसका गठन हुआ था, कब हुआ था? 8 मार्च 1952 को इसका गठन हुआ है। कब? आता है क्वेश्चन, किस वर्ष हुआ? 8 मार्च 1952। वर्तमान में 18वीं विधानसभा गठन हुआ था वर्तमान में 11 मार्च 2022 को। 11 मार्च 2022 को 18वीं विधानसभा गठन हुआ था। विधानसभा का प्रत्येक सदस्य, जिस एमएलए यानी कि विधायक, 5 साल की सेवा के लिए चुना जाता है। 5 साल के लिए वो निर्वाचित किया जाता है। 5 साल बाद आपका फिर चुनाव होता है, जिस मुख्यमंत्री का चुनाव होते ही वही वाला है। 5 साल के लिए विधायक चुने जाते हैं। आपातकाल की स्थिति में राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के अनुरोध पर यह आपका राज्य विधानसभा को भंग भी किया जा सकता है और 1 साल के लिए बढ़ाया भी जा सकता है, जब आपातकाल की स्थिति हो सकती है। अब इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं आप वो देख लें। उत्तर प्रदेश विधान परिषद कब अस्तित्व में आई? 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद एक स्थायी सदन है। विधान परिषद, हाँ, विधान परिषद जो है वो स्थायी है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। लेकिन विधानसभा को आपातकाल में आप भंग कर सकते हैं, लेकिन आपातकाल में आप विधान परिषद को भंग नहीं कर सकते, जो 100 सदस्य वाली है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने सदस्य हैं? विधानसभा में 403, विधान परिषद में 100। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधायिका आने वाले राज्य कौन कौन से? मैंने आपको कहा राज्य याद कर लें। बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और एक आपका यूपी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल अनिवार्य है? ये ऐसा लिखा है कि एक विधानमंडल हो और जो उसमें 6 राज्य बोले गए हैं कि 6 राज्यों में 2 होनी चाहिए, बाकी में आप एक हो, लेकिन एक आपकी विधानमंडल होनी ही चाहिए। किसमें बोला गया है? अनुच्छेद 168 में। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। विधान परिषद के सदस्य विधानसभा के सदस्यों की तुलना में कितना अधिक समय तक पद में रहते हैं? 1 साल। भाई उनका 5 साल का होता है, विधान परिषद में जो 100 सदस्य होते हैं उनका 6 साल का होता है। विधान परिषद की पहली बैठक कब हुई थी? विधान परिषद की है दोस्तों, ये विधान सभा नहीं। विधान परिषद की पहली बैठक 29 जुलाई 1937। इसके अध्यक्ष कौन थे? सर सीताराम, और उपाध्यक्ष आपकी बेगम एजाज रसूल। ठीक है दोस्तों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन थे? राष्ट्रीय पुरुषोत्तम दास टंडन। इन्होंने 31 जुलाई 1937 को अपना पदभार संभाला था। अपना पदभार संभाला 31 जुलाई 1937 को। कौन थे? राष्ट्रीय पुरुषोत्तम दास। ये डेट आप ना भी याद करें, इसके तो याद कर लें क्योंकि पहली बैठक कब हुई थी, लेकिन ये इसका इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय पुरुषोत्तम दास टंडन। अब उत्तर प्रदेश का सब कुछ प्रथम पढ़ लेते हैं। प्रथम मुख्यमंत्री श्री गोविंद बल्लभ पंत। कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। प्रथम राज्यपाल होरमसजी मोदी। कौन थे? होरमसजी मोदी जी प्रथम राज्यपाल इसके थे। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, ये प्रथम महिला थी। प्रथम राज्यपाल ये श्रीमती सरोजनी नायडू जो हैं, ये प्रथम महिला राज्यपाल भी हैं और ये वैसे भी प्रथम राज्यपाल ही थी। प्रथम महिला भी और प्रथम राज्यपाल, इनमें क्या अंतर है दोस्तों? ये आपके बने जो हम लोग का उत्तर प्रदेश था 1950 के बाद नाम बदल दिया गया था, उसके बाद ये बने हैं। होरमजी मोदी जब नाम बदल दिया गया था 1950 में उत्तर प्रदेश कर दिया गया, लेकिन ये आपकी जो थी 1947 में बन गई थी। प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू। हिंदी दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान का प्रकाशन दोस्तों ये बने हैं जो हम लोग का ये नाम बदल गया है 1950, ये तब बने हैं। प्रथम राज्यपाल होरमजी मोदी, ये बन गई थी प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू। ये महिला भी है और वैसे भी ये प्रथम थी। ये बनी है आपकी 1947 में। ठीक है। हिंदी दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान का प्रकाशन ये है आपका हिंदुस्तान। जो हिंदी दैनिक समाचार पत्र है इसका हुआ था प्रतापगढ़ में 1887। प्रथम विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का, इसकी स्थापना कब हुई? 23 सितंबर 1887। प्रथम हिंदी साप्ताहिक, बस दोस्तों खत्म होने वाला है, बस थोड़ा सा पेशेंस। प्रथम हिंदी साप्ताहिक बनारस अखबार का प्रकाशन कब हुआ? काशी बनारस से हुआ था, काशी यानी बनारस, और 1945 में।
प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना बनारस में हुई थी और बॉम्बे के राज्यपाल थे जोनाथन डंकन, उन्होंने किया था। कब किया था? 1791 में। इंपॉर्टेंट है। संस्कृत कॉलेज का नाम बदलकर बाद में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया गया था। दोस्तों अब ये उत्तर प्रदेश के थोड़े से जिले हैं, बहुत कम है, बस खत्म होने वाला है, 2-3 मिनट और है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। सबसे छोटा कौन सा है? हापुड़। सर्वाधिक साक्षरता, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के जिले हैं। सर्वाधिक साक्षरता उत्तर प्रदेश से किस जिले में? गौतम बुद्ध नगर। सबसे न्यूनतम श्रावस्ती, अगर इसमें ऐसे पूछ सकते हैं सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता कहाँ है? सबसे न्यूनतम तो भी श्रावस्ती में, सबसे न्यूनतम महिला तो भी श्रावस्ती। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक बड़ा कौन, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो है प्रयागराज में। सबसे कम जनसंख्या है महोबा में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी, सबसे छोटा हापुड़। तो दोस्तों ये था आपका, बस दोस्तों ये इतना ही था आपका 17 पेज का PDF। या आप पूरा 1-2 बार देख लें। अभी 1 घंटे में आपका MCQs का पड़ जाएगा, लेकिन दोस्तों बिना इसके आप MCQs में मत जाइएगा। इसको 1-2 बार देखने के बाद ही जाइएगा। इसको एक बार आप देखें, 1 घंटे का वीडियो है, आप एक बार बस लिख लें, आपको याद हो जाएगा। ज़्यादा कठिन नहीं है, आपने कभी न कभी हिस्ट्री में ये पढ़े ही होंगे, वही फैक्ट है। ज़्यादा आपका कठिन ऐसा कुछ नहीं आएगा जो आपने ना पढ़ा हो, ये आपका सब पढ़ाई वाला है। इसलिए दोस्तों ये फैक्ट जरूर याद कर लें जो मैंने आपको ये दिए हुए हैं। इसके बाद ही MCQs पे जाएँ। पेपर आपका बहुत अच्छा होगा, लेकिन जब आप ये दोनों पढ़ के अच्छे से जाएंगे। जिस एक पेपर बचे आपके, 3 पेपर बहुत अच्छे से हो ही गए। रात में थोड़ा कम सोइए, 3 घंटे सो लीजिए, 4 घंटे सो लीजिए। पेपर आपका 11:30 से होता है, बहुत टाइम है। आप 2-3 बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी MCQs का आ जाएगा, आप उसको भी 200 क्वेश्चन है, उनको भी आप सॉल्व कर लीजिए। बस पेपर आपका बहुत अच्छा होगा। बस कल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा पेपर हुआ कैसा है। ठीक है दोस्तों, कोई भी क्वेरी हो कमेंट के रिप्लाई मैं डेफिनेटली करूँगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।